अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। हेलो, एक बार कंफर्म कर दो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है कि नहीं। हाँ मैम आ गया। अच्छा हाँ मैम। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज बता देते, तुम लोग कभी कभी चले जाते हो ना, तो फिर मतलब नेटवर्क इशू हो या फिर कुछ भी हो, आज सर का क्लास नहीं होगा, सर को फीवर है, ठीक है। तो अभी देखते 1-2 दिन लगेगा शायद ठीक होने में, तो अभी 1-2 दिन सर का क्लास नहीं होगा, सर जब ठीक हो जाएंगे तब होगा, ठीक है। तब तक मेरा जैसे क्लास होता है होगा, और इन द मीन टाइम अगर सर को बेटर लगेगा तो क्लास होगा, लेकिन आज तो एटलीस्ट नहीं हो रहा है। देखते कल अगर तुम लोग का क्लास है तो होगा कि नहीं, वो मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, बाई चांस अगर तुम लोग एंड में कोई चले जाते हो, इसीलिए मैंने बता दिया। वैसे हम मैसेज कर देंगे, सभी को करना है इसीलिए, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। अच्छा चलो, हम लोगों ने देखो यहाँ पर कहाँ तक स्टार्ट किया था, देखो यहाँ पर हम लोगों ने, ये देखो मैंने लिख रखा है, देखो मैंने लिख रखा है कि हम लोगों को कितना यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6C से 21 से 30 तक करना है, और 6B का 15 और 16 ये 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अच्छा देखो, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ही चल रहा है, अभी तक हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने कौन सा, ये तो मैंने दूसरा ठीक है चलो ये वाला, ये देखो 6C, एक बार चेक कर लेते फिर से। ये देखो 6C तुम लोग को दिखा दिया मैंने, 6C यहाँ से हम लोग को 21 से करना है, ठीक है। हाँ अच्छा देखो क्या बोला है, इफ XYZ आर इन XYZ आर इन GP, देन इसमें से कौन सा कंडीशन जो है ट्रू है, जैसे कि Y² इक्वल XZ, Y और ये कुछ दे रखा है, ठीक है। कुछ मतलब 3 कंडीशन, यहाँ पर नन ऑफ दिस दे रखा है। अगर XYZ तीनों GP में है तो इसमें से कौन सा कंडीशन हम लोगों का ट्रू होगा, होल्ड्स ट्रू, ठीक है। कौन सा कंडीशन होल्ड ट्रू होगा वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो कैसे करके हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। अगर तुम लोग को थोड़ा याद है, क्योंकि बीच में गैप है हमारा, तो भूल भी सकते हो तुम लोग। XYZ अगर GP में, ऑप्शन ए, अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा। XYZ अगर GP में है तो ये देखो कैसे होगा, ABC अगर GP में होता है तो जिस तरह से, तो Y/X इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म ना, ये तो बेसिक था। हाँ, Z/Y, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, Y² और XZ। अब देखते हैं ऐसा कोई कंडीशन हम लोगों के पास अवेलेबल है कि नहीं। ये देखो Y² इक्वल XZ, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखने में लग रहा है कि लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया, देखो। अच्छा अब देखो 22, ठीक है। यहाँ से हम लोग का लेकिन थोड़ा सा टॉपिक जो है, मतलब थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें बेसिक सेंस भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होने वाला। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 300 एंड 200 एंड 300 पूछा है, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स 200 से लेके 300 के मिडिल में, ये देखो 200 और 300 बिटवीन का मतलब क्या हो जाता है, 200 और 300 के मिडिल में, ठीक है। हमें ये बताना है कि 200 से 300 के मिडिल में कितने ऑड नंबर है, और वो सारे ऑड नंबर का हमें सम यानी टोटल बताना है, ठीक है। तो मुझे बोलो पहला ऑड नंबर क्या होगा, 200 से 300 के मिडिल में पहला ऑड नंबर क्या होगा, बता सकते हो। ऑड नंबर मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वही तो ऑड नंबर है, जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर है, ठीक है। 201, तो इसमें देखो पहला आ जाएगा 201, दूसरा क्या आ सकता है, सोचो। 203 203 आएगा, उसके बाद 203 के बाद और एक सोचो, 203 4 तो नहीं होगा, फिर 205,
5, ठीक है। ये मैंने इधर से कुछ लिख लिया। अब 300 से मतलब हम थोड़ा एंड के साइड में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको गैप बढ़ा लेते, चलो यहाँ पर। अब 300 के आगे पहला ऑड नंबर बोलो। अब इतना सब तो नहीं लिख सकते ना, मतलब लिखने में टाइम लगेगा, लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, बट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो 300 के आगे का ऑड नंबर बोलो, मतलब इधर से जैसे किया, ये पीछे से, ठीक है, बैक से। क्या होगा? 300 के आगे का नंबर क्या होता है? 299। हाँ, 299। अब 299 ऑड है तो इसीलिए लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो एक सीरीज जनरेट हो रहा है, क्या ये एरिथमेटिक मीन मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेस है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेस है, चेक करो। एपी है कि जीपी है? तो 201 से मैं 203। हाँ बोलो। एपी थे। एपी पे। तो ये हो जाएगा एपी है, देखो ये देखो, +2 ऐसे करते जाओगे ना। तो इसके आगे का देखो, इसके आगे का भी अगर एक लिख लेते हैं। देखो एक लिख लेते हैं, नंबर 207 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो +2, तो ये एपी में है। अच्छा, अगर ये एपी में है, हम लोग को बोला है कि ऐसे सारे ऑड नंबर का टोटल बताओ, ठीक है। हमें बोला क्या है, ऐसे सारे ऑड नंबर का हमें टोटल बताना है। तो एपी का सम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो एपी का सम का दो फॉर्मूला था, याद करो, मैंने दो तरह से बताया था। एक था मतलब एक छोटा फॉर्मूला था, ठीक है। देखो याद आ रहा है कि नहीं, हम एक बार बता देते हैं। ये देखो ऐसे था, n/2 और a+l ऐसा था, ठीक है। जहां पर ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। और एक फॉर्मूला था जो थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, मतलब याद रखने के लिए, बट लेंदी कुछ नहीं है, इसी से डिराइव हुआ है, ठीक है। 2a+n क्या होता है, n-1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला था। अब यहाँ पर कौन सा अप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा, बोलो कौन सा अप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा? क्या हम लोग ये वाला मैम अप्लाई कर फर्स्ट सकते? था। हाँ, दोनों से ही होगा, लेकिन पहला वाला क्योंकि ज्यादा जल्दी होता है तो हम लोग पहला वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। ए मतलब 201 है ना। एल मतलब 299 है ना। ये लास्ट टर्म हो गया। अच्छा, अब हमें एन पता होना चाहिए। अच्छा, डी तो हमें पता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें एक चीज नहीं पता है, एन नहीं पता है। एन नहीं पता है तो एस ऑफ एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टी एन क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, कोई भी टर्म का ये फॉर्मूला होता है। अब कोई भी एक टर्म ले लो, हमें पता है जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग लास्ट वाला ले लेते हैं 299, ये कौन सा टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। यहाँ से हमें एन मिल जाएगा, कैसे, ए हमें पता है 201, ये लेकिन कितना नंबर आ रहा है वो हमें नहीं पता। वैसे तुम लोग अगर काउंट करोगे तो तुम लोग को ओरली पता चलेगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा ना। तो n-1 और d कितना है, यहाँ पर d का मतलब ये सभी तो d है, तो d का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से यहाँ माइनस करो, 299 माइनस 201 इक्वल टू 2n-2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस करने से? 98। हम्म। अच्छा देखो, हाँ विशाल কিছু প্রবলেম হচ্ছে কি? হ্যালো? জি ম্যাম। হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছো তো আমার হ্যাঁ, এখন কথা? শুনতে পাচ্ছি। এতক্ষণ ধরে কিছুই শুনতে পাইনি। আচ্ছা, তোমার মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল। হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, देखो। अच्छा, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से हम लोग n कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये माइनस करने से कितना हो गया 98, तो 2n-2
98 प्लस 2 इक्वल टू n, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 100 इक्वल टू 2n, देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। इसका मतलब सोचो इतने सारे नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, 200 से 300 टोटल 50 नंबर्स होंगे जो कि ऑड है, ठीक है। अब इसका टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हो गया 25, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 + 1 10 500, ठीक है। तो 25 इंटू 5 कितना होता है, 25 इंटू 5 हो जाता है 125, 12500, ठीक है, 12500, 12,500। देखते हैं ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन है आंसर का 12,500। हाँ, ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी मतलब ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रखा है 23, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13, ठीक है। अब देखो ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 500 से 1000 के अंदर हमें नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं जो कि डिविजिबल बाय 13 है। इसके अंदर हमें नंबर ढूंढना है जो कि डिविजिबल बाय 13 होगा। तो मुझे बोलो, तुम लोग ऐसे ओरली सोचो 500 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 13 हो सकता है। तो हम लोग ऐसे चेक करके देख सकते हैं। देखो जैसे 500 के बाद क्या आता है 501 आता है, ठीक है। तो 501 क्या डिविजिबल बाय 13 होगा, चेक करते हैं। देखो नहीं होता है। देखो 500 डिवाइडेड बाय 13, देखो पॉइंट आ गया, डिविजिबल मतलब पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 502 चेक करो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 13 से पीछे 2 रहने से कभी डिविजिबल नहीं होता है। 503 चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय 13, ये भी पॉइंट आ रहा है। 500 कितना किया मैंने 501 2 3 किया 4, 504 भी नहीं होगा क्योंकि 4 तो पीछे 4 रहने से 13 से डिविजिबल नहीं होगा। 505 डिवाइडेड बाय 13, ये तो नहीं होगा। 506 चेक करते जाओ तुम लोग भी कैलकुलेटर में, नहीं होगा। 507 डिवाइडेड बाय 13 करते हैं, हाँ हो रहा है 39, ठीक है। तो पहला नंबर हमें मिला जो कि 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 13 से डिवाइड होगा। 2-3 नंबर हम लोग ढूंढ लेते हैं। 507 आ गया, 508, देखो ये पूरा देखने का जरूरत नहीं, कुछ कुछ तो हमें पता है ना कि 8 पीछे है तो 13 से कैसे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। फिर भी देखो अगर नहीं रूल्स पता है तो भी तुम लोग कर सकते हो, नहीं रूल्स याद रखोगे तो भी। 509 ऐसे कैलकुलेटर लोगे फटाफट चेक करके देखोगे, प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। 509 के बाद 510, ये तो 13 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। मैम 511, ठीक है। 520। 520 होगा, हाँ 500, ये देखो 520, इसके बाद डायरेक्ट 520 ऐसा एक नंबर होगा जो डिवाइडेड बाय 13 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 नंबर ले लिया। अच्छा, अब और एक नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 520 के बाद देखो 21 22 ये सब नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब इवन नंबर है। 22 23 ये सब नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें एक गैप ढूंढते हैं, ठीक है। अभी तो पूरा सीरीज नहीं लिखा है हम लोगों ने, फिर भी चेक करते हैं। एक काम करते हैं, लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। 1000 के आगे क्या होता है 999, 999 कभी भी डिविजिबल बाय 13 नहीं होगा। 998 क्या ये डिवाइडेड बाय 13 होगा, ये डिवाइडेड बाय 13 नहीं होता है। अच्छा, 998 भी नहीं होगा, कौन सा होगा देखो 99 5 नहीं होगा, देखो 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 3 2 1 ये सब नहीं होगा। 99 मुझे लगता है ये नंबर नहीं होगा। 900 तो ठीक है, 900, 900 से आगे देखते हैं, 900 तो काफी आगे चले आ रहे हैं हम लोग। 987 होगा। मैम हम्म, बोलो। 988 होगा शायद। हाँ, हाँ बोलो बोलो। ना मैम किछु ना। 988 है ना, 988 हो रहा है। इसके पीछे का कोई भी नंबर नहीं होगा, तुम लोग चेक करके देखो। 9 मतलब 1000 और 988 के बीच में मुझे कोई ऐसा नंबर नहीं लग रहा है जो डिवाइड होगा। तुम लोग कैलकुलेटर देखो, मुझे यहाँ पर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन तुम लोग अपने कैलकुलेटर में फटाफट ट्राई करके देख सकते हो। 1000 के आगे 988 एक ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। 989 नहीं होगा, चेक करके देखो। 989 के बाद 990 991 992 तुम लोग चेक करके देखो, नहीं होगा। आराम से चेक करके देख सकते हो घर पे तसल्ली से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों के अंदर गैप कितने का है, हम लोग एपी है कि जीपी सीरीज को देख लेते हैं। ये दोनों के अंदर गैप कितने का है, देखो +13, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ ना और एक लिखना चाहिए, तब जाके हमारा क्लैरिटी ज्यादा आएगा। तो 520 के बाद कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो 13 से डिवाइड होगा? देखो 21 नहीं होगा, 22, 23, 24 ये सब तो नहीं होगा। देखते हैं 527, क्या ये होगा? नहीं। फाइव मैम 27। 533। अच्छा 533 चेक कर लेते हैं एक बार, चलो। 41 आ रहा है, ठीक है। तो 533 जो है वो हो जाएगा 533, ये डिवाइड हो रहा है 13 से, फिर यहाँ डॉट डॉट करके ये लास्ट वाला डिजिट, और इसमें भी गैप, इसका मतलब +13 आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। इसका मतलब ये एक एपी सीरीज बन गया, ठीक है। ये एक एपी सीरीज बन गया जहां पर ए है 507, ठीक है, डी है 13, ठीक है, एल है 988। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था कि द सम ऑफ ऑल नेचुरल, अच्छा हमें सम बताना है ऐसे नंबर्स का जो डिवाइडेड बाय 13 है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर तो सेम प्रोसेस से ही हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया n/2 a प्लस एल, ठीक है। तो n/2, अब फिर से वही n ढूंढो, क्योंकि इतने सारे नंबर पता तो नहीं है कि बीच में कितना नंबर है। a का मतलब 507, ठीक है। एल मतलब लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म कितना नंबर है? लास्ट टर्म तो हमें पता है 988, एन मतलब कितने सारे नंबर है वो ढूंढने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो टी एन सेम प्रोसेस से होगा, n/2, सॉरी गलती से ये वाला लिख दिया, a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a का मतलब 507, n का मतलब नहीं पता हम लोग को, d का मतलब पता है 13, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? ये t ऑफ n, ये जो है ये 988, हम लोग ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब ये 988 माइनस 507 कर लो, और ये हो गया 13n-13, तो ये कितना हो जाएगा? 481 प्लस 13 इक्वल टू 13n, 494, 494/13, देखो कितना होता है? 38, ठीक है, 38 हो रहा है। ये हो गया 38, तो 38/2 इंटू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1497। अच्छा 28,443, 28,443 चेक करते हैं ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं। 28,400, ये लो, ये ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो क्या डी होगा आंसर? नहीं, 28, ये वाला आंसर है, ऑप्शन ए। शायद मेरा कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया, देखते हैं। 38/2, 507 प्लस 988 ऐड करने से 149, अच्छा ये 5 होगा ना, ये 7 नहीं होगा ना टोटल करके? हाँ ये 5 होगा, 1495 होगा। और ये कितना है? 28,405, ठीक है। तो ये होगा, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। आंसर में तो ऑप्शन ए था, तो मुझे पता चल गया कि शायद कुछ गलती हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। अब 24 वाला देखो, इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर्स ऑफ द टर्म एपी 3579, द रिजल्टिंग सम इज, बोल रहा है कि यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐड किया जाए, ठीक है, इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर्स ऑफ द टर्म, हम दिखाते हैं कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो हमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स बता दिया है, 3579, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 3579 बता दिया है, द रिजल्टिंग सम, सम क्या होगा? इफ यूनिट इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म, ठीक है। 1, यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है 1। अगर 1 ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है? सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म्स, ये टर्म्स में कोई मतलब ये जितने सारे इंडिविजुअल है ना, 3 एक इंडिविजुअल नंबर है क्योंकि कॉमा दिया हुआ है, 5 एक इंडिविजुअल नंबर है क्योंकि कॉमा दिया हुआ है,
फिर 7 फिर 9। तो हम लोग जितने बार इसका सम करेंगे, ये एपी सीरीज में है तो एपी सीरीज का सम क्या होता है, एस ऑफ एन, है ना। सम मतलब क्या, पूरे सीरीज का टोटल, ठीक है। तो अगर हम लोग हर एक टर्म में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, मतलब ऐसे बोल रहा है देखो, अगर हम लोग S1 निकालते हैं और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, S2 निकालते हैं उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, S3 निकालते हैं उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, S4 कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि S1 का मतलब क्या हो जाएगा, सम, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये तो ऐसे दे रखा है ना क्वेश्चन में 3 5 7 9 डॉट डॉट। अब डॉट डॉट को तो हम लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने और बनाया नहीं, हम लोगों ने S4 तक ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो क्यों बना सकते हैं, क्योंकि ये एक एपी है, तो 3 से 5 कैसे हो गया 2, 5 से 7 2, क्योंकि क्वेश्चन हमें बता ही दिया है कि एपी है, तो उसके बाद 9 + 2 करोगे तो 11, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे इतना बताओ S1 का मतलब कितना होगा, बोलो S1 का मतलब कितना होगा, बोलो S1 का मतलब कितना होगा, S2 का मतलब, ये तो हम लोग जब एकदम फर्स्ट डे सीख रहे थे तब मैंने इंडिविजुअली इसको पूरा प्रैक्टिकली समझाया था कि S1 का मतलब क्या होता है, S2 का, सिर्फ फॉर्मूले में क्यों जा रहे हो। S1 का मतलब क्या है, देखो एमसीक्यू सिर्फ फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा। S1 का मतलब मैम 3। 3, हाँ, हम तो बोल ही रहे हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में और क्या ऐड होगा 3। अच्छा S2 का मतलब 5। नहीं, 3 + 5, तो सम कैसे होगा, है ना, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो इसके बाद 3 + 5 + 7, इसके बाद 3 + 5 + 7 + 9। अगर तुम लोग फर्स्ट डे का क्लास चेक करोगे तो मैंने इस तरह से बता के फिर मैंने सम का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन हमें क्या बोला है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर हम लोग ये सब में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो सब में 1 ऐड करो, तो S1 में 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, S1 का वैल्यू है 3, 3 में 1 ऐड करो तो हो गया 4, ठीक है। S2 में 1 ऐड करो तो S2 का वैल्यू कितना है, 5 + 3 कितना होता है 8, 8 + 1 कर दो कितना हो गया 9। S3 का वैल्यू कितना होगा, उसमें 1 ऐड करो, S3 मतलब 5 + 3 8, 8 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 15 + 1 कर दो कितना हो गया 16। अच्छा S4 का मतलब कितना हो जाएगा, S4 में 1 ऐड करने बोल रहा है, S4 का मतलब 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 कितना हो जाएगा 24, 24 + 1 25, ठीक है। तो ये सब क्या बना बोल सकते हो, ये ऑप्शन देखो आंसर समझ में आ जाएगा, ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ेगा, और तुम लोग इसके साथ साथ ना जो बेसिक चीज है वो भी देखो, सिर्फ फॉर्मूला मत देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं इसमें क्या बोला है। The sum of all natural numbers from 100 to 300 which are exactly divisible by 4 और 5, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है 100 और 300 के बीच में हमें वो सारे नेचुरल नंबर्स ढूंढने और उसके सम करने हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5 होगा, मतलब या तो वो 4 से डिवाइड होगा या तो वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 4 और 5 बोला है, तो 4 और 5 का मतलब क्या क्या आ जाएगा देखो, या तो दोनों चीज होगा, एक हो जाएगा हम लोग एक लिखेंगे डिविजिबल बाय 4, ठीक है, एक कॉलम बना लेंगे डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और क्या होगा, और क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय बोथ। हाँ डिविजिबल बाय बोथ, मतलब 4 एंड
5, ठीक है। ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि हमें कंडीशन क्या दिया है, हमें कंडीशन दिया है कि हमें ऐसे नंबर के सम्स कैलकुलेट करने हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। मतलब 4 से होगा तो भी चलेगा, 5 से डिविजिबल होगा तो भी चलेगा, तो इसका मतलब दोनों से डिविजिबल होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर ये वाले सेक्टर में जाते हैं, पहला डिविजिबल बाई 4, तो पहले रेंज हम लोग देखते हैं 100 से लेके 300 के अंदर ऐसे कौन से नंबर है जो डिविजिबल बाई 4 होगा। तो पहला नंबर सोचो कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाई 4 होगा। 100 के बाद क्या होगा। अच्छा पहले देखते हैं बिटवीन बोला है कि क्या बोला है, सम ऑफ ऑल नेचुरल फ्रॉम बोला है 100 to 300, बिटवीन नहीं बोला है, ठीक है। फ्रॉम 100 to 100 से लेके 300, मतलब ये इसमें इंक्लूडेड होगा। लैंग्वेज देखो, बिटवीन नहीं बोला है, बोला है 100 से लेके 300 के अंदर ऐसे कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर कौन सा होगा, 100, पहला 100 करेक्ट। उसके बाद 102 तो नहीं होगा, 101 तो 104, होगा नहीं, 104 ठीक है। अच्छा उसके बाद 104, 105 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8, 7, 108 ठीक है। ये 3 लिख लिया और ये बैक साइड से एक लिख लेते हैं। बैक साइड से 300 भी तो 4 से डिविजिबल होगा, 300 खुद ही 4 से डिविजिबल है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस ढूंढो, +4 देखो, 4, +4 है ना। तो इसका मतलब A कितना हो गया 100, डी कितना हो गया 4, ठीक है। अच्छा अब ये 300 टर्म, लास्ट टर्म है 300, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सम कैलकुलेट करेंगे, कैसे होगा देखो। पहले हम लोग टी एन से एन निकाल लेते, नहीं तो नहीं होगा ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बाकी तो एज इट इज होगा जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे। 300, ए का मतलब 100, एन नहीं पता, कितने सारे ऐसे नंबर होंगे, फिर तो ढूंढना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। ये 200 हो गया, इधर आके माइनस होने से 4n माइनस 4, ये 4 उधर चला जाएगा तो 204 इक्वल टू 4n, देयरफॉर n इक्वल टू 204/4 कितना होता है 51, ठीक है। ये 51 हो गया। अच्छा अब हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे, एस ऑफ एन इक्वल टू n/2 मतलब 51/2, ठीक है। ए मतलब 100, एल मतलब लास्ट टर्म यानी 300, ठीक है। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली ही लिख लिया, तो ये हो जाएगा 400। अब 200 इंटू 51 कितना हो जाएगा 10,200, ठीक है। डिविजिबल बाय 4 है, ऐसे इतने सारे नंबर मतलब डिविजिबल बाय 4 है, ऐसे 51 नंबर है ओनली डिविजिबल बाय 4, ठीक है। और इसका सम हो जाएगा 10,200। अच्छा अब डिविजिबल बाय 5 सेम उसी रेंज में 100 से लेके 300 के अंदर डिविजिबल बाय 5 ऐसे कितने नंबर है। तो पहला नंबर कौन सा आ जाएगा, 100, पहला 100, क्योंकि 0 या पीछे 5 रहेगा तो वो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। 100 के बाद सीधा 105 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 110, ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और एकदम बैक साइड से बोले तो 300 खुद डिविजिबल बाय 5 होगा, पीछे 0 या 5 रहने से वो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये भी एपी बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ए का मतलब 100, ठीक है, डी का मतलब 5 और टी एन निकाल लेते हैं 300। अब इससे हम लोग फिर से नंबर ऑफ जो है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स निकाल लेंगे, है ना। तो टी एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 300 इक्वल 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, तो ये इधर आने से 200 हो गया। 5n माइनस 5, तो ये इधर जाएगा तो 205, 205/5 41, ठीक है। ये हो गया 41। अब यहाँ पर s ऑफ n निकाल लेंगे, 41/n/2 होता है फॉर्मूला, तो 40n/2, ठीक है, 41/2। अच्छा अब ये हो जाएगा a का मतलब है 100 और l का मतलब है 300, ठीक है। l का मतलब 300 था, ये देखो 300 था, तो इसका मतलब 41 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 41, तो ये हो गया 8200, ठीक है, 8200, तो ये हो गया एक।
और यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 एंड 5, 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होगा। ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 100 से लेके 300 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जो डिविजिबल बाय 4 एंड 5 होगा? ठीक है, 4 एंड 5 दोनों होना चाहिए। अच्छा, तो 100 देखो डिविजिबल बाय 4 भी है 5 भी है। यहाँ पर देखो इसीलिए हम लोगों ने लिखा था, तुम लोग चेक करके देख भी सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 20 आएगा। इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होता है? तो इसका एक इजी वे है, कैसे करके चेक कर सकते हो? ये रूल्स होता है, अगर 4 5 का तुम लोग एलसीएम करोगे तो जो आंसर आएगा, देखो 4 और 5 का एलसीएम करोगे तो ये 4 इंटू एलसीएम क्या होता है, अगर एलसीएम इस तरह से हमें लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 20 हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब 20 हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, 20 डिफरेंस हो जाएगा और 20 से डिविजिबल जो नंबर होगा ना वो 4 और 5 से भी डिविजिबल होगा। या फिर तुम लोग नॉर्मल भी चेक करके देख सकते हो। 101 नहीं होगा, 100 देखो जिसके पीछे 5 है वो 5 से तो डिविजिबल होगा लेकिन 4 से नहीं होगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर सेकेंड 104 था, बट 104 डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 5। ठीक है, तो 105 देखो फिर से उल्टा, 105 डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 4। तो 110 का देखो 108 जो है ये 4 से डिवाइड होगा बट 5 से नहीं होगा। 110 जो है 5 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा। तो 110 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? 111 देख लो, 12 13 14 ये सब देखो। 114 ये भी नहीं होगा। 115 चेक करके देख सकते हैं, ये 5 से होगा बट 4 से नहीं होगा। 16 ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 से नहीं होगा। कितना होगा बोलो? 120, है ना। किसी का अनम्यूट हो गया शायद, म्यूट कर लो नहीं तो। 120 देखो, 120 डिविजिबल बाय 4 भी है 5 भी है। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पर? 300 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 भी है 5 भी है। तो हम लोगों ने 3 नंबर ढूंढ लिया, काफी है हम लोग के लिए। तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखो 20। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ए का मतलब 100, ठीक है, डी का मतलब 20 होगा। इसके बाद का नंबर भी तुम लोग देख सकते हो, 120 के बाद कौन सा नंबर हो जाएगा? 120 21 22 23 24 25 नहीं होगा, 26 मतलब 20 का ही गैप होगा, 140 हो जाएगा। देखो 140 ये भी डिविजिबल बाय 20 होगा। तो अगर तुम लोग डिविजिबल बाय 20 ढूंढ लोगे ना, डिविजिबल बाय 20 ढूंढ लोगे तो वो ही नंबर होगा जो 4 और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये देखो 20 है ना, डी। अच्छा, टी एन का मतलब 300। अब यहाँ से पहले एन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 300 इक्वल 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू 20। अब ये इधर आ जाएगा तो 200 हो गया, 20 एन माइनस 20, 220 इक्वल टू 20 एन, तो एन इक्वल टू 11। ठीक है, एन का वैल्यू हो गया 11। अच्छा, अब यहाँ से एस ऑफ एन कैलकुलेट कर लेते, एन बाई 2 ए मतलब कितना आया था? 100। ठीक है, ए मतलब 100, एल मतलब 300, तो 400 का मतलब 200 हो गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने से 200 मतलब 2200। ठीक है, 2200। अच्छा, अब हमें क्या बोला था? देखो अब हम लोगों ने 3 कैटेगरी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, 3 कैटेगरी फाइंड आउट कर लिया। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड 5, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड 5। तो देखो कैसे हो जाएगा, सम कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 कितने हैं? 10,200। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 कितने हैं? 8,200। और हमारे पास ऐसे भी नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 भी है 5 भी है, ऐसे नंबर के सम है 2200। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट समझना पड़ेगा हमें। देखो ये जो नंबर है 10,200, यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 है। यहाँ पर जो 8,200 टोटल आया है इस ऐसे नंबर का टोटल जो कि 5 से डिविजिबल है वो है 8,200, और यहाँ पर है 4 और 5। ठीक है, हमें पूछा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 और 5। क्या बोला है? 4 और 5 से डिविजिबल होगा ऐसे नेचुरल नंबर्स के सम बताने। ठीक है, तो सिर्फ 4 से डिवाइड ये, सिर्फ 5 से डिवाइड ये, तो 4 और 5 बोला है तो इतने प्लस इतने। अब देखो यहाँ पर एक कॉमन बात क्या हो रहा है, 100 यहाँ भी आ रहा है,
100 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या 100 दो बार काउंट नहीं हो रहा है? सोचो, हमें ये रेंज के अंदर ऐसे नंबर लिखने हैं। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होता, सोचो हमें कुछ भी फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें बोला है ऐसे नंबर का टोटल लिखो जो 100 और 300 के बीच में आता है, जो डिविजिबल बाय 4 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो हम लोग 100 लिखेंगे, ये तो दोनों से ही डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 101 नहीं लिख सकते क्योंकि वो दोनों में से किसी से नहीं है। फिर हम लोग 102 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं, 104 लिख देंगे, ठीक है। फिर 105 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, तो ये लाइन बाय लाइन हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों ने फॉर्मूला वाइज किया है, फॉर्मूला वाइज करने पे देखो हम लोग का यहाँ पर आंसर आ रहा है सिर्फ 4 से जो डिविजिबल है वो 100 यहाँ पर भी आ रहा है, 300 भी आ रहा है, और सेम यहाँ पर 5 के केस में भी आ रहा है, ठीक है। और सेम यहाँ पर दोनों से डिविजिबल होगा उस केस में भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर हो सकते हैं कि जो दो बार रिपीट हो रहे हैं। क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि ऐसे नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और दोनों से ही डिविजिबल है। इसका मतलब हमें सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, लेकिन नेचुरल नंबर्स के हम लोग दो बार काउंट करें? ऑब्वियसली नॉट, हमें दो बार तो काउंट करना है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें दो बार काउंट नहीं करना है तो हमें माइनस कर देना चाहिए। माइनस का मतलब ये हो गया ना, हम लोग 100 अगर एक बार काउंट करेंगे तो 100 जब ऐड हुआ है तो इसमें 10,200 में 100 300 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 100 300 ऐड हुआ है और यहाँ पर भी ऐड हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया सिर्फ डिविजिबल बाय 4, ये हो गया सिर्फ डिविजिबल बाय 5, और यहाँ से माइनस कर देंगे 2200। ऐसे नंबर जो दोनों से ही डिविजिबल है वही तो यहाँ पर कॉमन होंगे। ये वाला करने का जरूरत क्या है, ये वाला करने का यही जरूरत है कि 100 एक बार काउंट हुआ, ठीक है। 104 यहाँ काउंट नहीं हुआ, चलो ठीक है, एक ही बार यहाँ पर 104 यहाँ नहीं हुआ दिख रहा है हमें। 105 यहाँ काउंट हुआ है बट यहाँ नहीं हुआ है क्योंकि इसके बाद 108 आया है। फिर 106 7 108 108 यहाँ पर ही आया, यहाँ नहीं आया। 109 110, लेकिन इसके बाद क्या आता, +4 करने से यहाँ पर आ जाता 112, ठीक है। इस तरह से हमारा +4 करते करते नंबर जो है बढ़ते रहते, लेकिन हो सकता है ऐसा नंबर हमें फिर से मिल जाता जैसे कि 140 यहाँ पर भी आ जाता, 140 यहाँ पर भी आ जाता, ठीक है। तो दो बार काउंट हो जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने इंडिविजुअली टोटल करके दिखाया है। इसी वजह से हमें जो नंबर दोनों में ही कॉमन है वो नंबर का टोटल हटा देना है, ठीक है। तो हम लोग वो नंबर का टोटल हटा देंगे। टोटल हटा देने से हमें क्या मिलेगा, ये ओनली डिविजिबल बाय 4, ये ओनली डिविजिबल बाय 5, लेकिन इसमें रिपीट हो जा रहा है नंबर, तो दोनों से ही जो डिविजिबल है उसको हमें हटा देना है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है देखो, 18,400 और 2200, 16,200। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमें यही चीज देखना है। जैसे देखो एक सिंपल सा अगर एग्जांपल ले, अगर तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली, देखो सिंपल एग्जांपल देखो। ऐसे मान लो अगर हम लोग 1 से लेके 10 के अंदर हम लोग ऐसा नंबर लिखना चाहते हैं जो डिविजिबल बाय 4 और 5 हो। अगर सोचो ऐसा अगर हमारे पास क्वेश्चन होता, या फिर ऐसे मान लो कि डिविजिबल बाय 2 एंड 5 ऐसे ले लेते, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 आ जाएगा, 9, ठीक है, 9 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10। तो 1 से लेके 10 के अंदर इतने ऐसे नंबर है जो 2 और 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 और 5 से अगर इसका हमें टोटल करने बोले तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसका टोटल इजीली कर सकते हैं, 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10, क्योंकि एक छोटा सा रेंज दिया हुआ है। तो कितना होता है देखो, 4 + 6 10, 10 + 10 20 20, और यहाँ पर कितना हो गया, ये कितना होगा, 2 2 + 8 10 10 10 20 20, और यहाँ पर ये दोनों मिला के 30 35 हो रहा है आई थिंक, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने जिस प्रोसेस से करवाया, क्यों, क्योंकि हमारे लिए लिख के करना पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को हम इसके साथ देखो कंपेयर करके बताते हैं। जैसे देखो अगर हम लोग ओनली 2 से डिविजिबल क्या क्या है, 2 है 4 है, ठीक है, 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, ठीक है, 10 है। ओनली 5 से डिविजिबल क्या क्या है, 5 है और 10 है, ठीक है। और दोनों से डिविजिबल है ऐसा एक ही नंबर है 10। अब इसका टोटल करते हैं, देखो 4 + 6 10, 10 + 8 + 2 10 10 10 20, और ये हो गया 30। सम करते हैं, 30 आ गया, यहाँ पर सम करो 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर सम करो 10 आएगा क्योंकि एक ही नंबर है। अगर हमें पूछा जाए कि ऐसे कितने नंबर का टोटल कितना होना चाहिए,
35 होना चाहिए, ये प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड किया जाता है ऐसे नंबर का सम्स है 30, सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड किया जाता है ऐसे नंबर का सम्स है 15, ठीक है। लेकिन दोनों में जो नंबर ऑफ सम्स एडेड है वो है 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 30 माइनस 10 कितना हो गया, 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। ये एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जब ऐड किया, क्या क्या ऐड किया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, यहाँ पर किया 5 प्लस 10, तो 10 दो बार ऐड हुआ, यहाँ पर भी 10 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 10 ऐड हुआ, ठीक है। तो दो बार तो नहीं होगा, 10 एक ही बार ऐड होना चाहिए। तो 10 एक बार ऐड होने का मतलब है वैल्यू 10 होना चाहिए, जबकि हमारा वैल्यू यहाँ पर भी 10 है, मतलब कॉमन पॉइंट हटाना है, इसी वजह से माइनस। यहाँ पर भी एक बार 10 ऐड हुआ, यहाँ पर भी एक बार 10 ऐड हुआ। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इंडिविजुअली ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार 10 हटा देंगे, ठीक है। जैसे 10 हटा दिया तो हम लोग का ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो गया। ऐसा ही चीज यहाँ पर हम लोगों ने किया है, बट ये तो बहुत आसान है, मैंने छोटा एक 1 से 10 का रेंज लेके मैंने बता दिया। लेकिन इसको जब हम लोग नॉर्मली करेंगे तो फॉर्मूला बिना तो कर नहीं सकते, पहला बात है सम का टोटल ये सब। तो कंसेप्ट इसी वजह से ये है कि हम लोग दोनों का माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा रेंज है तो तुम लोग देख सकते हो, लिख के कर सकते हैं। लेकिन जब लेंदी क्वेश्चन होगा, जब बहुत ज्यादा रेंज है जैसे कि 100 से लेके 300 तक, तब तो पॉसिबल नहीं है इतना सारा बैठ बैठ के लिखना। इसीलिए वो पॉइंट जो है हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, ऐसा अगर कोई नंबर है तो वो तो दो बार आ गया होगा, दो बार इंक्लूड हो गया होगा, तो उसे हटा दो, ठीक है। तो उसे हटा दो, इस वजह से किया गया है। आई होप कि समझ में आया होगा तुम लोगों को। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 20, ये कौन सा किया हम लोगों ने, 25 किया। अच्छा, 26 में सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोल रहा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड 5। तो इसका कौन सा आंसर होगा, बोल सकते हो, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड 5। 4 एंड 5 दोनों, 2200। हाँ वो वाला हो जाएगा, लास्ट वाला 2200, जो ये थर्ड कॉलम ये वाला, ठीक है। तो ये हम और नहीं करवा रहे, यहाँ पर जस्ट लिख दे रहे हैं 26 का सेम एज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तुम लोग बाद में इसको कर लो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हो गया 26 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग का, और कुछ नहीं। 27 में देखते हैं, देखो 27 में क्या बोला है, ए पर्सन पेज 975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इनका इंस्टॉलमेंट चल रहा है मंथली 975, ईच लेस देन द फॉर्मर बाय 5, ठीक है। हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले से 5 रुपए कम हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, लोन का जितना टाइम जो है वो बीतता जाता है ना, उतना उतना क्या होता है, ईएमआई वगैरह जो मतलब लॉन्ग टाइम का लोन होता है, जैसे अगर मान लो हम लोग कोई लैपटॉप वगैरह ईएमआई ले रहे हैं 1 साल के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, तो उसमें ऐसा नहीं दिखेगा तुम लोग को, ठीक है। लेकिन जैसे होम लोन वगैरह होता है तो जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है ना, वैसे वैसे अगर हम लोग रीपे करते जाते हैं तो वैल्यूज जो है कम होते जाता है। जो भी हो, यहाँ पर हमें बता रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 5 रुपीज कम है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100, अगर पहला इंस्टॉलमेंट 100 है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, बोलो, 5-5 रुपए करके कम हो जाते हैं हर एक इंस्टॉलमेंट अपने पहले वाले इंस्टॉलमेंट से। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देखो ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल रहा है 100 है, तो दूसरा वाला क्या होगा, 95। 95, 95। 5 रुपीज कम हो जाएगा, उसके बाद 90, उसके बाद 85, डॉट डॉट ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है, -5, -5, -5, ठीक है। तो ये एपी है, दिख रहा है ये एपी है। देखो एक्चुअली हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर एपी जीपी मिक्स्ड अप है, तो तुम लोगों को देख के समझना पड़ेगा, ये जीपी तो है नहीं। जीपी में क्या होता है, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म। तो इसका जो, अगर ये एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म करेंगे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या उससे 90 कैलकुलेट होगा, नेक्स्ट टर्म के लिए नहीं होगा। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एपी में है। तो ये हो गया ए, ये ए हो गया, ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करने क्या बोला था, यहाँ पर बोला था द टाइम बाय विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड, कितने दिन में ये पूरा अमाउंट पे हो जाएगा। कितना पे करना है इनको, 975 पे करना है। इन्होंने अपना इंस्टॉलमेंट पहला स्टार्ट किया है 100 रुपीज से, ठीक है। तो इनको कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो इनको टोटल जो पे करना है वो हमें पता है, टोटल इनको 975 पे करना है। इस तरह से ऐसे पेमेंट हो रहा है जो कि एपी सीरीज में है, तो टोटल 975 पे करना है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, यानी सम, सम इसका पूरा सम।
तो एस ऑफ एन इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2। अब देखो यहाँ पर हमें लास्ट वाला नहीं पता, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बट -5 करते जाना पड़ेगा और ऐड करके भी देखना पड़ेगा कितना पेमेंट हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? हम ये बोल रहे हैं हम लोग क्या लिख नहीं सकते, लिख सकते ये 85 है, ये 80 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 5 कम होने से 75, इस तरह से होते जाएगा। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा इस तरह से पे करते करते कहाँ पर जाके 975 होता है ना। तो इससे बेटर है कि हम लोग दूसरा फॉर्मूला अपना लगा ले जो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर n/2, ये तो हमें नहीं पता कि n कितना है, वही तो ढूंढना पड़ेगा। एन मतलब कितने कितने बार में पे करेंगे, वही हो जाएगा टाइम। जैसे देखो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मंथली है ना, तो 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से। तो एन का मतलब ही ये हो जाएगा कि कितने मंथ में वो रीपे हो रहा है। तो 2 × 100 प्लस n-1 इंटू डी मतलब -5, ये ध्यान रखना है -5 है, ठीक है, 5 नहीं कर देना है। अच्छा, अब ये 975 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1950। ठीक है, ये हो गया n 200 -5n, ये माइनस है, ठीक है, और ये +5। अच्छा, अब चेक करते कितना होगा। 205 -5n। अच्छा, 205n -5n²। ठीक है, अब ये इधर लेके आते हैं, 5n² -205n +1950 इक्वल 0। ठीक है, लेकिन हम लोग ना इतना सारा चीजों का मतलब इसका एलसीएम वगैरह नहीं करेंगे, वैसे 5 कॉमन ले लो शायद हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो आंसर है ऑप्शन से उससे हेल्प लेंगे। ये देखो 390। ठीक है, तुम लोग चाहो तो मिडिल टर्म कर सकते हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम भी तो बचाना है। ऑप्शन है तो मिडिल टर्म क्यों करें। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये 5 इधर 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन के साथ टैली करवाएंगे, देखो होता है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर 10 मंथ्स दे रखा है, 10, 15, 14, चेक करते किसमें वैलिड होता है। अगर 10 ले लेते हैं तो 10, अगर मान लो ए ऑप्शन 10 ये सही है कि नहीं चेक करते हैं, तो 10² -41 इंटू 10 +390, क्या ये 0 होगा, चेक करते हैं। 100 -410 +390, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस, ये माइनस हो जाएगा हम लोग का 310 +390, नहीं ये तो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन तो हम लोग का नहीं होगा। चलो बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन है हम लोग का 15 मंथ्स। ठीक है, चेक करते हैं एन का वैल्यू 15 होता है कि नहीं, क्योंकि देखो एन ही हमारा मंथ्स का आंसर है ना, कितने बार हम लोग ऐसे पेमेंट करते जाएंगे। -41 इंटू 15 +390, तो 15² कितना हो जाएगा, 15² हो जाएगा 225। 41 इंटू 615, चेक करते हैं कितना होता है, ये 0 हो गया। थ्री 615 -225, 390। अच्छा 390 आ रहा है, देखो मेरा गलत हो जाता, 390 आ रहा है, मैंने ओरली किया तो 380 कर दिया, 390 आ रहा है। हाँ ये 0 हो रहा है, इसका मतलब 15 से आंसर हो जाएगा। बाकी तुम लोग इसका एलसीएम करके देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 390 का एलसीएम करो तो 15 एक आएगा ऑप्शन और एक कुछ और आ सकता है। ठीक है, तो थ्री हम देख लेते कितना आएगा, 390 डिवाइडेड बाई 15 कर लो तो पता चल जाएगा दूसरा जो है डिजिट क्या आने वाला है, 26 आएगा। ठीक है, 26 और 15 मतलब ये ऐसे बन जाएगा, 26 +15, और यहाँ पर 26 इंटू 15 करने से इसका मतलब 390 होना चाहिए, और ये दोनों का ऐड करने से 41 होना चाहिए, तब तो जाके मिडिल टर्म होता है ना, 41 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो तुम लोग का यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये और ये एक शायद माइनस में आएगा, माइनस वाला ऑप्शन हमारे लिए वैलिड नहीं होगा, तो हम लोग 15 मंथ्स के अंदर इस तरह से पे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया 28। A person saved 16,500 in 10 years.
10 साल में इन्होंने 16,500 जो है सेव किया है, ठीक है। अच्छा, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। हर बार वो 100 रुपीज ज्यादा सेव करते प्रीसीडिंग उन्होंने जितना किया है। द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन फर्स्ट ईयर में उन्होंने कितना सेव किया है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर बोला है टोटल इन्होंने 16,500 सेव कर लिया है, ठीक है, ये बताया गया है। तो इसका मतलब ये जो 16,500 है वो एस ऑफ एन है। टोटल उन्होंने जोड़ लिया है पैसा कितना, 16,500। वो कैसे पैसा अपना जो है बनाते हैं, मतलब सेव करते हैं। अगर एक्स रुपीज आज मतलब इस बार पहले साल सेव किया है तो नेक्स्ट ईयर एक्स प्लस 100, उसके बाद एक्स प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि वो हर बार 100 रुपीज करके ज्यादा सेव करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी एक्स सेव किया है तो नेक्स्ट टाइम एक्स प्लस 100, फिर नेक्स्ट टाइम ये अमाउंट पे 100 ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम एक्स प्लस 100 पे और भी 100, ठीक है। हर बार प्रीसीडिंग वालों से ज्यादा होता है। तो ये क्या बन रहा है, ये एक एपी बन रहा है, देखो, क्योंकि प्लस 100 हो रहा है, दिख ही रहा है हमें। तो ये प्लस 100 करके हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस 100 करोगे तो यहाँ पर देखो, फिर यहाँ से प्लस 100 करोगे तो ये थर्ड टर्म बन जाएगा। हाँ, तो ए का मतलब एक्स, डी का मतलब 100, ठीक है। ये हमें पता चल गया, और हमें पता है कि एस ऑफ एन का वैल्यू 16,500 है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर बोला है, देखो कि यहाँ पर 10 इयर्स में इन्होंने ये पैसा बनाया है, ठीक है। ये जो पैसा इन्होंने बनाया है ये 10 इयर्स में बनाया है। तो एस ऑफ 10 का मतलब हो जाता है 16,500। ये क्वेश्चन में दे दिया था कि 16,500 इन्होंने जोड़ के 10 साल में बनाए हैं, ठीक है। तो 16,500 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n/2, ठीक है। n मतलब 10, 10/2, यहाँ पर n का मतलब कितना हो जाएगा 10, n/2, 2a, a का मतलब x, 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू d, d का मतलब 100, ठीक है। d का मतलब 100 हो जाएगा। तो ये देखो 16,500 इक्वल टू 5, 2x प्लस 900, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये इधर डिवाइड कर दो, ये 5 इधर डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये इधर माइनस करो, 2400, ठीक है, x 1200, ठीक है। ये क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1200। और हमें यही पूछा था कि द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन फर्स्ट ईयर में इन्होंने कितना सेव किया था। तो फर्स्ट ईयर में 1200 सेव किया था, ये फर्स्ट ईयर का। फिर उसके बाद उससे ज्यादा 100, ठीक है। ऐसे करके मतलब नेक्स्ट ईयर में इन्होंने सेव किया होगा 1300, इसमें 100, फिर 1300 में 100, 1400, ऐसे करके 10 साल में उन्होंने 16,500 रुपीज जो है वो जमा कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, 29, ठीक है। एट 10%, ये ना क्वेश्चन एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है, बट यहाँ पर दे दिया है, हम एक बार बता देते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ए सम ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड टू 9,625 इन 5 ईयर्स। 5 साल में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में कितना पैसा जमा हुआ है, 9,625। द सम इन्वेस्टेड इनिशियली कितना पैसा लगाया गया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कितना पैसा हम लोगों ने डिपॉजिट किया, ये पूछा जा रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट कितना था, इंटरेस्ट रेट था 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कितने साल में, ये देखो कितने साल में, 9,000, 5 ईयर्स बता दिया है, 5 ईयर्स में हुआ है, 5 ईयर्स, ये मान लो पूरा 5 ईयर्स है, 9,625 रुपीज हमें मिल रहा है। मान लो बैंक में ही एक एफडी किए हो, 10% इंटरेस्ट देगा, और तुम्हें एंड में 5 साल के एंड में 9,625 मिला, तो बैंक में कितना पैसा रखा गया था, ये क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइनल अमाउंट यानी ए, ठीक है। ये 10% को बोला जाता है आई, इसको बोला जाता है एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। हमें
हमें पूछा जा रहा है कि बताओ कितना पैसा लगाए थे। जैसे मान लो कि हम लोगों ने 100 रुपीज लगाया एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट में, मान लो 3 साल के लिए, तो हमें कितना पैसा मिल सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होता है। ये देखो 100 पे 10% 10 रुपीज, 110 कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये जमा हुआ जो पैसा है इस पे 10% मिलेगा यानी 11 रुपीज, ठीक है। और इस पे फिर से 10% यानी 12.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 133.1, मतलब 100 रुपीज लगा के 10% कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। 100 पे ही 10% नहीं मिल रहा है कि 10 10 10 करके मिल रहा है, ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं मिल रहा है, जो अमाउंट बन रहा है ऐड होने के बाद उस पे मिल रहा है 10% करके 1100, फिर इस पे 1100 पे एक्चुअली 10% 1 साल के लिए तो ये 11 रुपीज, फिर 121 पे 10% करोगे तो 12.1, इस तरह से, ठीक है। इसी चीज को हम लोग फॉर्मूला में करेंगे। फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसको तुम लोग देखो 5 साल है तो तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, नो इश्यू, उस पे भी कर सकते हो। लेकिन इस पे देखो फॉर्मूला एक होता है, जब जिन लोग का टाइम वैल्यू मनी नहीं हुआ है वो लोग करोगे जब तब समझ जाओगे। अभी हम एक बार फॉर्मूला लिखवाते हैं। देखो फॉर्मूला ऐसे होता है, ए इक्वल टू P इंटू 1 + R होल टू दी पावर n। ये भी लॉजिकल है फॉर्मूला। देखो हाँ, ए का मतलब होता है जो अमाउंट हमें मिला है, ठीक है। कितना मिला है 9625, ठीक है। लेकिन ये तो फ्यूचर का बात हुआ, मतलब फ्यूचर में ये पैसा हमें मिला है, मतलब मिलेगा या फिर अभी मिल गया है। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि मिल गया है तो तुम लोगों को लग रहा है पास्ट, लेकिन प्रैक्टिकली बात ये है कि कुछ इन्वेस्ट किया होगा हम लोगों ने। जो इन्वेस्ट करते हैं उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे ये 100 प्रिंसिपल हो गया, तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया वही पूछ रहा है। और इंटरेस्ट रेट क्या है 10% करके। 10% का मतलब होता है 10/100, ठीक है। इसका मतलब 0.10, और 1 ऐड किया है फॉर्मूले में तो 1 + 0.10, मतलब अगर 1 रुपए का कैलकुलेशन देखो, 1 रुपए को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखने से 1 रुपए 1 साल बाद 1.10 रिटर्न देगा, ठीक है। तो इसी तरह से 5 साल बाद कितना रिटर्न देगा 1.10 का 5 टाइम्स, ठीक है। तो 9625 इक्वल टू P। अब इसका फॉर्मूला देखो 1.10, ये 1.10 का मतलब यही वाला है। देखो ये भी तो 110 आया क्योंकि मैंने 100 रुपीज से एग्जाम्पल दिया। अगर यही एग्जाम्पल हम 1 रुपए का देते तो यही वाला आता कि 1 रुपए 1 साल में इतना हो जाएगा टू दी पावर 5। अब ये देखो ऐसे हो जाएगा 1.1 इंटू 2 3 4 5, ठीक है। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया 1.61051, ठीक है। 1.61051 into P. Therefore, P equal to 9625 divided by 1.61051. 9625 divided by 1.6051. 599, ठीक है। ये कितना आ रहा है 599,996 आ रहा है, ठीक है। 5996 आ रहा है। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। चलो चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 59, अच्छा 996 तो नहीं है, 97 है। अच्छा क्या मेरा कुछ गलती हो गया यहाँ पर। 9625 1.61051, फिर से एक बार चेक करें। मतलब वो पॉइंट का इसके वजह से हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं और एक बार। 5976.36 और এটা 37। আচ্ছা তো ম্যাম তাহলে ওই ডিবি বোধহয় 1.1 এর ভ্যালুটা একটু ভুল বসিয়েছিলেন, আর কিছু না, বাকি अच्छा সব ঠিক আছে। अच्छा ठीक आ गया। अच्छा लिखते वक्त गलत कर दिया था, 5976 होगा। अच्छा आ रहा है ऑप्शन 5976.37। अच्छा ये ऑप्शन ए था शायद। चेक करते हैं। ऑप्शन ए था, ठीक है। तुम लोग इसको चाहो तो प्रैक्टिकली भी ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे तो कर नहीं पाओगे, फिर मुझे पूरा उल्टा बताना पड़ेगा क्योंकि इधर से इधर जाना, इधर से इधर आने से डायरेक्टली कर पाते, ठीक है। कोई बात नहीं, टाइम वैल्यू मनी जब करोगे तब हम और भी डिटेल्स में बता देंगे। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 30, वो भी इसी तरह का है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दे दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 55 करोड़, ठीक है। इन 2005 में 55 करोड़ पॉपुलेशन था। ग्रोइंग रेट है 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट करके, ठीक है। मतलब कंपाउंडेडली ग्रो हो रहा है। द पॉपुलेशन इन द ईयर 2015 में कितना होगा ये पूछ रहा है, मतलब फ्यूचर में कितना पॉपुलेशन होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट क्या है ग्रोथ का 2% मैम पर एनम। मतलब
पिछले क्वेश्चन का जो पी निकलना था उसका अब ए निकलना है। हाँ, उसका भी ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2015 में कितना होगा, मतलब अभी हमारा क्वेश्चन का ड्रॉ ऐसे हो जाएगा। 55 करोड़ है आज के डेट पे पॉपुलेशन, मतलब अगर आज 2005 है तो। अच्छा, अगर ग्रोथ हो रहा है +2% करके, तो 2015 में कितना पॉपुलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पी, ये हो गया आर। ठीक है, अच्छा अब 2000 ये जो टाइम है ये कितना है, कितने दिन के अंदर का ग्रोथ पूछ रहा है। 2005 से लेके 15, तो कितने साल का ग्रोथ हमें पूछा है, वही एन हो जाएगा। 2005 से लेके 15 यानी 10 इयर्स 10 का, साल। है ना। हाँ, 10 इयर्स का हो जाएगा। तो ए कैलकुलेट करना है, पी पता है 55 करोड़, 1 + 2% होल टू दी पावर 10। अच्छा, ये 2% मतलब 2/100, ये देखो 2% मतलब 2/100 + 1, और ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1.21899। ठीक है, अच्छा 1.2899 इंटू, इसमें डायरेक्टली कर लेते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं, इंटू 55 देख लेते हैं कितना आता है। 67.044। ठीक है, 67.044 चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 67, अच्छा 67.044, ये यहाँ पर जो है ऑप्शंस जो दे रखे हैं ना, ये इन करोड़ में दे रखे हैं। नहीं, इन करोड़ में तो नहीं दे रखा है, करोड़ में देने से तो इससे ज्यादा दिखता, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। 67, ये तो है 6700 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि करोड़ में पॉपुलेशन कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नन ऑफ दिस होना चाहिए। चेक करते हैं, नन ऑफ दिस ही होना चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शन एक बार। 30 का डी, हाँ ये वाला ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ये 67 करोड़ आ रहा है। ठीक है, अगर इसको करोड़ में आंसर लिखना है तो इंटू 1, इंटू कितना करना पड़ेगा, 1 लाख, मतलब 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधा बात है। अगर इसको हमें करोड़ में ट्रांसफर करना है तो 1, ठीक है, ये 1 करोड़ हो गया, इससे मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर तो दे रखा है 6700। ठीक है, ऐसे दे रखा है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, इसीलिए देखो ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा। अच्छा, अब देखो ये वाला 6C हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब एक बार यहाँ से देख लो, हम लोगों ने ये जो होमवर्क दिया था ये कंप्लीट कर लिया, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला यहाँ 2 क्वेश्चन बाकी है, ये बता देते हैं। 6B का 15 और 16, लेकिन MCQ पर्पस में उतना रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो हम करवा देते हैं। ठीक है, 15 और 16, अगर बाई चांस आ जाए तो। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन 15 और 16। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम लोग को याद भी रखना पड़ेगा, ज्यादा इसमें डिटेल्स क्या बोले MCQ के लिए, वैसे ही शॉर्टकट में ही करने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें काफी लेंदी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दे दिया है, उसका सम कैलकुलेट करना है एन टर्म्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो सम, ये नया चीज क्या है, तो सम तो तुम लोग को पता ही एपी या जीपी का, लेकिन ये एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है। चेक करके देखो, अगर एपी में होगा तो +40 करने से 44 आता है, 4 में 40 ऐड करो 44 आएगा। तो 44 में अगर 40 ऐड करते हैं तो ये तो 84 आएगा, तो ये तो 444 है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, तो क्या ये जीपी है, देखो क्या ये जीपी है, चेक करते हैं। जीपी का क्या होता है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यानी 11 हो गया। अब यही वाला डी बाकी जगह पे एप्लीकेबल होगा, तो एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, फिर से करो, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, हर जगह पे डी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर डिवाइड करोगे तो ये कभी भी 11 नहीं आएगा, है ना। ये देखो 4 से करो, ये कभी भी 11 नहीं आएगा एटलीस्ट। तो इसका मतलब ये एपी भी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है। ऐसा अगर
सीरीज हमें देता है तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा सीरीज देगा तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के होंगे, जैसे देखो 4 + 44 444 और ये देखो 0.1 0.11 0.111 देख रहे हो, जो मतलब पैटर्न है वो कुछ एक ही जैसा है। ठीक है, अब हमें आंसर कैलकुलेट मतलब आंसर देख के हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मतलब ऑप्शन देख के कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो आंसर कुछ देखो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर है, लेकिन हर जगह पे 4/9 कॉमन दिख रहा है, 4/9, और यहाँ एक 10/9 कॉमन दिख रहा है। ये ऑप्शन बी जो है ना यहाँ पर लिखना चाहिए, वो थोड़ा सा इधर हट के आ गया है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है। तो एक चीज तो एक बात तो कॉमन है सबके नीचे, ये देखो 9, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, ये दो ऑप्शन में 4 है, या ये देखो ये तो नन ऑफ दिस है, इसीलिए इस पे ज्यादा कंसेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है नन ऑफ दिस भी आंसर है, बट एक बार ऑप्शन देख रहे हैं कि कैसा पैटर्न का आंसर है। ठीक है, सब में देखो एक पीछे -n है, एक पीछे -n है। ठीक है, -1 है, -1, ये देखो ये सब कॉमन चीज है। ये देखो 10 टू दी पावर n 10 टू दी पावर n 10 टू दी पावर n, ये हर जगह पे है। तो कॉमन हमें क्या क्या मिला पता है, कॉमन हमें ये मिला कि 10 टू दी पावर n -1 -n, ये हर एक ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है, और एक यहाँ डिवाइडेड बाय 9, बाकी थोड़ा सा जो है अलग अलग हमें दिख रहा है चीज। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा तुम लोग को याद रख के करना पड़ेगा। देखो कैसे हो सकता है। पहला 4 + 44 ये वाला कर रहे हैं, उसके बाद सेकेंड वाला करेंगे, प्लस डॉट डॉट करके इन टर्म्स। ठीक है, अब हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो कॉमन चीज हमें दिख रहा है क्या हम लोग उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 9। ठीक है, लाइक 9 10 टू दी पावर n, तो ये कैसे हो सकता है। देखो अगर हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 1। अब ना कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है लेकिन डिवाइड करना। ठीक है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है सिंपल डिवाइड करना, मतलब हम 4 से ये पूरे सीरीज को डिवाइड करना चाहते हैं। तो 4/4 1, 44/4 11, 444/1, सॉरी 444/4 111। तो कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि उस डिजिट से डिवाइड करना, चाहे कोई भी चीज। जैसे मान लो ऐसे है 10 + 12, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहते हो तो यहाँ पर 5 लिखते हैं, यहाँ पर 6 लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने इस पूरे मतलब पूरे दो डिजिट को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। देखो 10/2 5 होता है, 12/2 6 होता है। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 कॉमन लिया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पर 1 आ गया, इधर 11 और इधर 111। अब देखो 9 लेंगे हम लोग, 4/9 करेंगे। देखो हमारा एक ऑप्शन के साथ तो जा रहा है 9, क्योंकि हर जगह पे है तो मैंने 9 ले लिया, और 4 कॉमन लेने से ही बाहर 4 आ सकता है। तो मुझे लगता है या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा, बी का तो मुझे अभी तक कोई चांसेस नहीं लग रहा है, या फिर डी होगा अगर ये दोनों ऑप्शन का मैचअप हमारा नहीं जाता है तो। ठीक है, अच्छा, अब देखो 4 कॉमन लिया तो एक 4 तो हमें मिल ही गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर 9 ये लेने का मतलब क्या हो गया, 9 कॉमन ले लिया। देखो सोचो, यहाँ पर 4 तो पहले से ही था, यहाँ पर 4 तो मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, और अगर हम नीचे 9 रखना चाहते हैं मतलब 1/9 कर रहे हैं। 1/9 का मतलब ये पूरे सीरीज को डिवाइड कर रहे हैं, कितने से, 1/9 से। तो ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 1/9 कितना होगा, 1 इंटू 9/1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। फिर 11 को डिवाइड कर रहे हैं 1/9 से, तो 11 इंटू 9/1, तो ये कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन लगता है कि ये 99 कैसे हो जाएगा, ये 9 कैसे हो जा रहा है, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। अब हम ऐसे नंबर्स क्यों कॉमन ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ द आंसर। ठीक है, आंसर के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये जो है ये मतलब बिल्कुल लिख के करने का क्वेश्चंस होता है, तो ये ऐसे एमसीक्यूज में नहीं आता है। फिर भी अगर आए तो तुम लोग थोड़ा सा पैटर्न को देखो, देखने से समझ जाओगे कि कैसे हमें करना है ऐसे। ठीक है, इसके बाद का क्या हो जाएगा, 111 डिवाइडेड बाई 1/9, तो 111 इंटू 9/1, तो ये हो जाएगा 999 प्लस डॉट डॉट करके इन टर्म्स। ठीक है, इन टर्म्स, तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 4 कॉमन लिया एक बार, फिर सेकेंड टाइम हम लोगों ने 1/9 कॉमन लिया। ठीक है, और इसको हम लोग कॉमनली ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/9, 4 इंटू 1 4, और डिवाइडेड बाई 9, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट डॉट करके एन टर्म।
nth टर्म्स होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो 4/9 ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर फिर से एक बार आंसर पे चलते हैं। 4/9 और जहां जहां 4/9 है वहां 10⁻9 भी है, -1 -n, ये तो हर जगह कॉमन था। यहाँ एक 10/9 भी है। देखते हैं इसमें अभी हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 - 1, ठीक है। 10 - 1 लिख सकते हैं तो हमारा 10 वाला टर्म्स भी आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 - 1, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन करने का मतलब है बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये एमसीक्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है। तो देखो दो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे ना हम लोग, दो क्वेश्चन एक ही टाइप का है, देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर -1 फिर प्लस करके nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर आए तो मुझे ये स्टेप्स जो है थोड़ा सा फॉलो करना है। देखो जिसमें से कुछ ऐसा बहुत ज्यादा हम रटने भी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ 4 कॉमन लेना है, नॉर्मल सा बात। क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ 1 11 1 1 1 मिल रहा है ऑप्शन के हिसाब से, और यहाँ पर देखो 1/9 ले लिया, ठीक है, इस तरह से। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे। जैसे 10, अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसे देखने में लगता है ना, 100 -1 प्लस 1000 -1, ठीक है, ये दिख रहा है। ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग हर जगह पे जो 10 100 है उसको अलग अलग लिखेंगे। ये देखो 10 लिख लिया, फिर 100 लिख लिया, मतलब प्लस साइन वाला इधर लिख लिया, 1000 लिख लिया, प्लस डॉट डॉट करके nth टर्म, क्योंकि ये तो चलता जाएगा ना ऑल्टरनेटिव वे से। 10 - 100 प्लस 100 -1 प्लस 1000 -1, इसके बाद आ जाएगा। जैसे देखो ये कैसे इंक्रीज कर रहा है, 10 10 के बाद 100 100 के बाद हो गया 1000, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 10 हो रहा है। तो 1000 का मल्टीपल करेंगे 10 के साथ तो 10,000 -1 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये सारा प्लस वाला लिख लिया मैंने, ठीक है। और यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो, क्योंकि देखो 1 के आगे हर जगह पे -1 ही होगा, तो माइनस कॉमन ले लो, 1 + 1 + 1 करके nth टर्म, ठीक है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, दो क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे हो रहा है, बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से बताएंगे। ये देखो, अब ये देखो ये यहाँ पर एक जीपी टर्म बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? सम, हम लिख देते हैं, देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। ये जीपी क्यों बन रहा है चेक करो, डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीपल बाई 10 करो, मल्टीपल बाई 10 करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है। तो ये इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका सम हमें कैलकुलेट करना है, जीपी सीरीज का सम हमें कैलकुलेट करना है। जहां पर ए का वैल्यू 10 है, डी का सॉरी यहाँ पर डी नहीं होता, यहाँ पर आर होता है, कॉमन रेशियो, आर का वैल्यू 10 है, ठीक है। इसका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया -1 + 1 करके, अगर nth टर्म तक होगा तो वो कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। क्यों होगा? जैसे मान लो 1 + 1 + 1 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। ये तुम लोग को पता है 3 हो गया। तो इसका हम एक कंक्लूजन ऐसे बोल सकते हैं कि जितना बार 1 ऐड हुआ, 3 बार, देखो 1 3 बार ऐड हुआ, एडिशन 3 आया। अगर 1 4 टाइम्स ऐड होगा तो ये 4 हो जाएगा। अगर 1 5 टाइम्स ऐड होगा तो ये 5 हो जाएगा। अगर 1 6 टाइम्स ऐड होगा तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 जितना बार ऐड होगा, 1 का मतलब टोटल उतना ही हो जाएगा। तो 1 अगर ऐसे करके n टाइम्स ऐड होगा तो वो आंसर n हो जाएगा, ठीक है। n टाइम्स ऐड होगा तो वो आंसर n हो जाएगा, जो मैंने अभी तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखाया करके, ठीक है। तो 4/9, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जीपी का जो सम का फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो वो होता है a × r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r-1। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। और ये -n जो था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब पुट करते हैं, देखो a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू 10 है, r का वैल्यू भी पता है, r का वैल्यू भी 10 है, ठीक है। r का वैल्यू 10 है, 10⁻n - 1, क्योंकि n तो हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाई r-1 यानी 10 - 1, ठीक है, -n, ठीक है। अब इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कोई तो एक आंसर के साथ जा रहा है मुझे जितना लग रहा है, 10 और ये 10 - 1 मतलब 9 हो गया, ऐसे लिख देते हैं, प्रेजेंटेशन ऐसे कर देते हैं, -n, ठीक है। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, 4/9, ठीक है, 4/9, 10/9, 10⁻n - 1 -n, यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर टाइप का है ना, तो देखो समझ जाओगे। और एक क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 16, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज क्या बोला है, 0.1, 0.11, 0.111 ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि 1/9 ऐसा कॉमन दिख रहा है कुछ, ठीक है। 1/9 देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 1/9 ये दो जगह पे कॉमन है बट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये शायद प्रिंट मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा, देखो सिमिलर टाइप से ही करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 था शायद, हाँ ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो क्योंकि हमें दिख रहा है क्या है, देखो 9 दिख रहा है हर जगह पे, है ना, 9 डिवाइडेड बाय 9। तो हम लोग डिवाइडेड बाय 9 ले लेते हैं, 1/9 कॉमन ले लिया। अगर 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आंसर होगा, अभी मैंने सीखा है कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 1/9, तो 0.1 इंटू 9/1 करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.9 हो गया। सिमिलरली 0.11 डिवाइडेड बाई 1/9 करो, 0.11 इंटू 9/1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.99, ठीक है। अच्छा अब देखो 0.111 डिवाइडेड बाई 1/9, 0.111 इंटू 9/1, तो 0.999, ठीक है। प्लस डॉट डॉट करके nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, 10, ठीक है। 10 - 1 जैसे हम लोगों ने वहां पर 9 अप्लाई किया था उसी तरह से, बट यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 0.9 है। तो कैसे माइनस होगा बोल सकते हो, यहाँ पर 9 माइनस हुआ था तो मैंने 10 - 1 कर दिया, तो 0.9 होगा तो कैसे माइनस होगा बोल सकते हो, अगर 0.9 है तो कैसे माइनस होना चाहिए, 1। 0.9 मतलब तो 1 से कम, 1 माइनस कितना होगा, 1 माइनस 0.1 अगर कर देते हैं तो ये 0.9 की जगह हो जाएगा, 1 माइनस 0.1। अच्छा इसका फिर कितना होना चाहिए, इसका कितना माइनस होना चाहिए 1 से, 1 माइनस 0.01, चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 0.01, तो 0.99 हो गया, ठीक है, सही हुआ है। अच्छा इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 1 माइनस 0.001, चेक कर लेते हैं ये वाला भी। हाँ अच्छा ये 2 जीरो होना चाहिए, मैंने कितने सारे जीरो दे दिए, हाँ 2 जीरो ही दिया है यहाँ पर, शायद मैंने ज्यादा दे दिया, हाँ 3 दे दिया था। 1 माइनस 0.001, 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 9 हमें चाहिए, ठीक है। प्लस डॉट डॉट करके nth टर्म। अच्छा अब देखो यहाँ पर फिर से हम लोग स्प्लिट करेंगे, सिमिलर जो है जैसे कि 1, देखो इसको अगर ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये देखने में कैसे लगेगा, 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001। ये तो हम लोगों ने लिखा नहीं डॉट डॉट करके, अगर लिखते तो इसके आगे क्या होता, फिर से कुछ आ जाता, 1 माइनस 0.0001 ऐसे हो जाता, क्योंकि 3 9 के बाद 4 9 आ जाता, 0.999। तो अगर इसी तरह से चलेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग 1 सारे एक ही जगह पे लिख लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 करके nth टर्म तक, और इस डेटा को माइनस कॉमन लेके लिख देंगे nth टर्म तक, ठीक है। देखो ऐसे करके हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट करके nth टर्म, ठीक है। और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 0.1, फिर ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, जो आ रहा है ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट को ओपन करके उसको मैंने फिर से ब्रैकेट में ही लिख लिया, तो 0.01, उसके बाद 0.001, अगर उसके बाद भी लिखना चाहो तो 0.0001, इस तरह से चलता जाएगा डॉट डॉट करके nth टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर
1/9 हो गया। अब 1 को जितना बार ऐड करेंगे उतना उसका टोटल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका टोटल n हो जाएगा माइनस। अब ये देखो एपी में है कि जीपी में है, ठीक है। तो एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो 0.01 डिवाइडेड बाय, ये देखो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। कितना आ गया? 0.1 आ गया, ठीक है। तो 0.1 चेक करते हैं, 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करने से क्या ये आ जाएगा? चेक करो, 0.01 इंटू 0.1, देखो हाँ 0.001 आ गया, ठीक है। 0.001 आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है 0.001। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जीपी में है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज। ये एक जीपी सीरीज का हम लोगों को सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहां पर a है 0.1, ठीक है, d है 0.1, d भी 0.1 है, d नहीं सॉरी यहाँ r लिखो, ठीक है, d गलत होता है, r लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन रेशियो होता है, कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, अब ये जैसा था n लिख दिया। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। एक ही फॉर्मूला मैंने बोला था याद रखने के लिए, अगर तुम लोग चाहो तो माइनस प्लस चेंज करोगे तो सेम फॉर्मूला ही आएगा, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं। 0.1, आर का वैल्यू है 0.1 टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस वन, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। 1/n 9 n माइनस 0.1 और ये 0.1 माइनस वन, देखो कितना आता है, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस में आ गया, 0.9 आ गया, माइनस में देखो 0.9 आ गया, माइनस 0.9, ठीक है। 0.1 टू दी पावर n माइनस वन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 1/9, ठीक है, n जैसा है वैसा ही रख दिया मैंने। अब ये देखो 0.1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। अच्छा ये है 0.9, ठीक है, 0.9 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/10, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटाने का तरीका। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ वन माइनस ले लेते, माइनस कॉमन ले लेते, ये देखो ऐसे माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n आ गया, ये देखो ये हो गया। अच्छा, इससे क्या होगा, मेरा ये माइनस माइनस हट जाएगा, ठीक है, मैंने वो माइनस का प्रॉब्लम हटा दिया, ठीक है। या फिर तुम लोग चाहो तो यहाँ से ही इसको एलिमिनेट करते हुए कर सकते हो। तो n माइनस ये 1/10 इंटू 10/9, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n हो गया। ये देखो 1/9 n माइनस ये 10 कैंसिल, 1/9 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। 1/9 n माइनस, ठीक है, देखते हैं 1/9 n माइनस 1/n, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 1/9 n माइनस n माइनस, ये देखो ये डिवाइडेड बाय n किया हुआ है, देखो अंदर क्या है 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n, ये देखो 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n। अगर हम लोग आंसर के पैटर्न में लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, देखो कैसे हो जाएगा। हम आंसर के पैटर्न में लिख के दिखाते हैं, इन्होंने 1/n लिखा है फिर सेकेंड ब्रैकेट दिया, ठीक है, हम सेकेंड ब्रैकेट का यूज करते हैं ताकि तुम लोग आंसर के साथ पूरा मैच करवा पाओ। n हो गया माइनस, फिर देखो माइनस, ठीक है, तो माइनस ये देखो ये माइनस ही लिखा है मैंने, फिर उसके बाद 1 माइनस ये वाला लिखा है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.1 को ऐसे ब्रैकेट देके इन्होंने n लिखा है, फिर ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट से क्लोज किया, ये देखो, फिर डिवाइडेड बाई 9 लिखा है, तो ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 9 ही तो है ये। 1/9 इंटू इसका मतलब तो डिवाइडेड बाई 9 ही है, 1 इंटू दिस वन और डिवाइडेड बाई 9, तो ये रहा डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। बाकी तुम लोग ऑप्शन देख के अगर समझ जाते हो, ठीक है, बाकी अगर देखो तुम लोग ऑप्शन देख के अगर समझ जाते हो तो इतना प्रेजेंटेशन का कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को लग सकता है कि ये सही ऑप्शन हम लोगों का हो रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से एक एक करके दिखा दिया कि हाँ सही ऑप्शन ही हो रहा है हम लोग का, ठीक है। लेकिन हम फिर से बोलेंगे, ये जो है ऐसा नॉर्मली
आता नहीं है इतना, मतलब इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये एमसीक्यू में हो ही नहीं रहा है, एमसीक्यू से काफी ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो ये देखो हम लोग का यहाँ पर भी देखो ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये देखो यहाँ पर कैसे किया है, ये भी दिखा देते, ये देखो ऐसे। ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ये रख रखा था, ये वाला भी देखो, ये तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ये देखो 7 कॉमन ले लिया, ये बच गया। सेम देखो 9। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, पैटर्न कुछ इसी तरह से हर जगह पे ऐसे करना है। और मैंने पॉइंट में ही रखा, इन्होंने 1/10 किया है, तो तुम लोग इस पे मत जाओ। 1/10 का मतलब तो 0.1 होता है ना, तो 1 - 0.1, 1 - 0.001, ये 0.001, क्योंकि 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100, और 1/100 का मतलब 0.00 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कोई भी क्वेश्चन हो सेम पैटर्न से ही होगा, इसीलिए मैंने बोला तुम लोग पैटर्न पे ध्यान दो तो समझ जाओगे करना क्या है। तो ये जो एग्जाम्पल 4 में किया हुआ है, इसको यहाँ से मत देखो, तुम लोग खुद अपने प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हो, जैसे मैंने समझाया। पहले 7 कॉमन लो, फिर 9। तो ये पैटर्न तो हमारा थोड़ी देर पहले भी मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया उसमें बना था, बस ये तो करवाया हुआ, ये तुम लोग को बस देख के करना है। ये देखो ये तो सेम चीज किया हुआ है ना हम लोग का, ये देखो, ये देखो सेम चीज। इन्होंने क्या किया है, 1/10 लिखा है, मैंने पॉइंट में ही रख के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो तुम लोग भी वैसे ही कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल 4 एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हो। एग्जाम्पल 3 देखो, सेम पैटर्न, इसीलिए मैंने बोला तुम लोग पैटर्न देखो। 333 ये है तो 3 कॉमन ले लो, 111 ऐसे आ गया। तो इसका मतलब जैसे ही पॉइंट नहीं आ रहा है तो 10 - 1 वाला कंसेप्ट आ जाएगा। इन्होंने 10 स्क्वायर लिखा है, मैंने 100 लिखा है। ठीक है, इन्होंने 10 स्क्वायर लिखा है और मैंने 100 लिखा है, बस डिफरेंस जो है इतना ही है। बाकी हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल 3 ले लो या एग्जाम्पल 4 ले लो, ठीक है, सभी में एक ही तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल 2 तक मेरा करवाया हुआ है, एग्जाम्पल 3 भी उसी तरह से सॉल्व होगा, एग्जाम्पल 4 भी उसी तरह से सॉल्व होगा। बस हमें कॉमन क्या लेना है, अगर 7 वाला डेटा है तो 7 कॉमन लो, ठीक है, और अगर 3 वाला डेटा है तो 3 कॉमन लो। जैसे हमारे क्वेश्चन में 9 का था तो हम लोगों ने 9 कॉमन लिया था। तो पैटर्न एक ही जैसा होगा, नो चेंज इन एनी पैटर्न। ठीक है, पैटर्न में किसी तरह का ही चेंज नहीं करना है हम लोग को। तो ये पैटर्न अगर तुम लोग थोड़ा सा समझ लेते हो और वो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अगर बाई चांस आ जाता है, ठीक है, चांसेस कम होगा, लेकिन अगर फिर भी आ जाता है तो तुम लोग आराम से इसका कर सकते हो। देखो इतने ये ऑप्शन याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और उस तरह से इतना प्रेशर लेके याद रखने का भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखो कि सिंपल है, क्या करना है, पहले हमें कॉमन ले लेना है, और यहाँ जो अंदर डेटा है उससे 1 - 0.1 या 10 - 1, क्योंकि अंदर जब भी कॉमन लोगे ना तो 9 के टर्म में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, चाहे 0.9 हो या 9 + 99 हो। अभी मैंने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किया और वहां तुम लोग को एग्जाम्पल में भी दिखाया, ठीक है, तो इसीलिए कोई भी दो क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कर लो तो तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखो हम लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें और हमें कुछ नहीं करना है फिलहाल तो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट एक चैप्टर है वो बेसिक कंसेप्ट उसका थोड़ा सा हम बताते हैं। देखो ये वाला चैप्टर, ठीक है, बेस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें करना है। क्यों? क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है तुम लोगों को कहाँ पर चाहिएगा, अभी जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं वहां पर, जब हम लोग क्या बोलते हैं उसे, प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है, अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पता हो तो प्रोबेबिलिटी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन देन प्रोबेबिलिटी। तो ये देखो हम जस्ट थोड़ा सा इंट्रो ही करवाएंगे, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है फैक्टोरियल, उसमें कुछ रूल्स वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, तो हम आज जस्ट ये वाला पॉइंट एक बार तुम लोगों को समझाएंगे, उसके बाद हम लोग बाकी कंटिन्यू नेक्स्ट डे करेंगे। हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल, जहां पर दो चीज है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल्स, ठीक है, जिसको हम लोग एक स्टोरी के साथ समझेंगे। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन
रूल्स और एडिशन रूल्स। ठीक है, तो ये दो रूल्स बताएंगे, दो रूल्स को एक स्टोरी के साथ समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए, ठीक है, इनको मान लो ट्रैवल करना है, दो डेस्टिनेशन जैसे मान लो इनको ट्रैवल करना है, कोलकाता से, सपोज इनको ट्रैवल करना है, आसनसोल कर देते हैं, ठीक है, आसनसोल कर देते हैं। कोलकाता से आसनसोल जाने के लिए, ठीक है, सिर्फ जाने का बोल रहे हैं, जाने के लिए बस भी अवेलेबल होता है, ट्रेन भी अवेलेबल होता है, कोई चाहे तो बस से भी जा सकता है, कोई चाहे तो ट्रेन से भी जा सकता है। ठीक है, अब मान लो कि इन्होंने जो है इंक्वायरी किया और देखा कि कोलकाता से आसनसोल जाने के लिए बस कितने सारे हैं और ट्रेन कितने सारे हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि तीन बस है, ठीक है, तीन बस है, ठीक है, तो बस का नाम होता है ना, बस का नाम होता है, तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं B1, B2, B3। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक बस से वो जा सकते हैं। ठीक है, और अगर ट्रेन से जाना है तो दो ट्रेन अवेलेबल है, एक ट्रेन है T1, एक ट्रेन है T2। ठीक है, तो इसका मतलब इनके पास B1, B2, B3 तीन बस का ऑप्शन है और ट्रेन का ऑप्शन है T1 और T2। इसमें इसमें से कोई भी एक जो है वो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं और देख के जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बोलो इनके पास टोटल जो है आसनसोल जाने के लिए कितने सारे वेज है, तरीके कितने सारे, कितने सारे तरीके से वो आसनसोल जा सकते हैं, ये बताओ। দুটো। দুটো কি বলো? ম্যাম বাস আর ট্রেন। হ্যাঁ, কিন্তু শুধু ওটা বাস তো আর একটা নেই যে আমি শুধু বাস আর ট্রেন বলবো, বাসে কতগুলো, তোমার কাছে যদি আহ বাউরিয়া থেকে এখানে কেষ্টপুর আসার জন্য কি তোমার কাছে বাসের অপশন আছে, ট্রেনের অপশন আছে, কিন্তু কত বাস কত ট্রেন সেটা আমি বলে দিয়েছি, তাহলে আমাকে টোটালে বলো। টোটাল পাঁচটা। 5টা উপায় আছে। হুম, 5 वेज, ठीक है, टोटल 5 वेज है, मतलब या तो B1 से चले जाओ, ठीक है, ये सोच सकते हैं मैं B1 से जा सकता हूँ, या तो मैं B2 से चले जाऊं, या तो मैं B3 से चले जाऊं, या तो मैं T1 से चले जाऊं, या तो मैं T2 से चले जाऊं। ठीक है, तो टोटल 5 तरीका है इनके पास कोलकाता से आसनसोल जाने का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये सब ऑल्टरनेट वे है ना, या तो फिर जैसे ही हम बोल रहे हैं ना, मतलब या तो बस 1 ले लो या तो बस 2, जैसे मान लो कि जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है, तो जैसे सुभोजित का घर जो है वो बावड़िया में है, तो बावड़िया से वो कैसे आ सकता है, उसके पास मेदिनीपुर लोकल भी है, खड़गपुर लोकल भी है, ठीक है, और भी बहुत मतलब और क्या लोकल हो सकता है, मेदिनीपुर, खड़गपुर और मेचेदा लोकल नहीं, मेचेदा लोकल तो आगे ही रुक जाएगा, छोड़ो, तो ये सब ऑप्शंस हो सकता है उसके पास। ठीक है, तो उसी तरह से ऑल्टरनेट वे हो गया, तो ऑल्टरनेटिव वेज बाई बस एंड ट्रेन। बस एंड ट्रेन का ऑल्टरनेटिव वे है, दो तरीका है, लेकिन उसमें कितना है, वो होता है टोटल वेज ऑफ गोइंग, 3 + 2 दैट इज 5 वेज। ठीक है, 5 तरीके से वो जा सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 + 2 5 कर दिया। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम लोग एडिशन रूल्स, देखो मैंने यहाँ पर बोला था ना एडिशन रूल्स और मल्टीप्लीकेशन रूल्स होता है, तो एडिशन रूल्स ये हो गया। अब एडिशन रूल्स हमें क्या बोलता है, रूल्स क्या बोलता है, तो रूल्स कुछ इस तरह से डिफाइन किए गए हैं, व्हेन टू थिंग्स आर alternate and can be done in एम कॉमा एन वेज। ठीक है, मतलब या तो ये तीन तरीके, ये क्या है, ये एम वेज बोल सकते हैं, एम वेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए एन वेज, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ठीक है, एन तरीका, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो अगर दो
चीज जो है वो ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट इसीलिए देखो, वो एक इंसान एक ही टाइम में B1 बस में, B2 बस, B3, T1 T2 सभी में चढ़ के तो जा नहीं सकता है, कोई भी एक ही ऑप्शन उसे लेना पड़ेगा। तो अगर कोई भी दो चीज में ऑल्टरनेटिव होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वो ऑल्टरनेट कितने तरीके से, एम तरीके से, एन तरीके से। अब एम का ऑप्शन यहाँ पर मैंने 3 दिया, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली टोटल वेज इक्वल टू एम प्लस एन होता है, ठीक है। तब टोटल वेज होता है एम प्लस एन। जब ऑल्टरनेटिव होता है हमारे पास ऑप्शन ये है, या तो B1 ले लो, या तो B2 ले लो, या तो B3 ले लो, या तो T1 ले लो, या तो T2 ले लो। ऑल्टरनेट है मतलब दोनों से ही सेम टास्क होगा। B1 में चढ़ोगे तो भी आसानसोल पहुंच जाओगे, B2 में जाओगे तो भी पहुंच जाओगे, B3 में जाओगे, T1 में जाओगे, T2 में। मतलब हमारा जो मेन टास्क है वो हर एक ऑप्शन से फुलफिल हो सकता है। इसीलिए अगर ऑल्टरनेटिव वेज होता है तो उसे हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और एडिशन रूल्स, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट का बात आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं और, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? और का मतलब हमेशा मैथमेटिक्स में प्लस होता है, ठीक है। और যেটাকে বাংলাতে বলে অথবা, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग B1 में जा सकते हैं, या फिर का मतलब ही तो और हो गया ना हिंदी में, है ना। और बांग्लाते যেটাকে বলে অথবা, तो या तो B1 से चले जाओ या तो B2 से। जैसे तुम लोग के पास ऑप्शन रह सकता है ना, या तो क्वेश्चन 1 कर लो या तो क्वेश्चन 2 कर लो, तो वो कैसे लिखा हुआ रहता है 1 और 2, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक करोगे चलेगा। तो उसी तरह से एडिशन रूल्स यानी और का मतलब होता है प्लस फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल्स। उसके लिए देखो क्या स्टोरी होगा हम लोगों का। अब ये मिस्टर ए जो है ये वैसे तो कोलकाता के ही है, ठीक है। अब वो आसनसोल गए हैं किसी काम के वजह से, अब उनको रिटर्न भी तो आना है, ठीक है। अब उनको रिटर्न आना है तो देखो वो वैसे तो कोलकाता से चले गए आसनसोल, ठीक है। अब इनको रिटर्न आना है, ठीक है। रिटर्न आना है, जाना है, फिर जाके रिटर्न आना है, ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न का इनके पास क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। मतलब वो तो आसनसोल से ही पता चलेगा, आसनसोल से क्या ऐसा हमारे पास अवेलेबिलिटी है जिसके थ्रू से हम लोग कोलकाता रिटर्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बस ट्रेन दोनों चीजों का ऑप्शन है, ठीक है। बस और ट्रेन, ठीक है। बस क्या क्या है अवेलेबल देखो, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया था, देखो यहाँ पर B1 B2 B3 दिया था, यहाँ पर दो और अलग नाम दे देते, चलो B4 दे दिया और यहाँ पर B5 दे देते। वहां 2 ट्रेन दिया था, ट्रेन 1 ट्रेन 2, यहाँ पर दे देते हैं ट्रेन 3, ठीक है। तो इनके पास ये ऑप्शन है, ये इस तरह से रिटर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये कितने तरीके से रिटर्न हो सकते हैं? 3 तरीके से। 3 तरीके से, ठीक है। इनका रिटर्न जर्नी कैसे हो सकता है? जैसे देखो इनका जाने वाला जर्नी कैसे हो सकता है? 5 तरीके से कंप्लीट हो सकता है। तो रिटर्न जर्नी कितने तरीके से कंप्लीट होगा? रिटर्न जर्नी, ठीक है, ये या तो ये B4 बस में चढ़ के आ जाए, या तो B5 या तो T3 ट्रेन से आ जाए, ठीक है। तो रिटर्न जर्नी का कंप्लीशन 3 तरीके से हो सकता है, 2+1, बस का 2 तरीका और ट्रेन का 1, 3 वेज में ये कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं इन हाउ मेनी, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, तुम लोग फिर सोच के मुझे आंसर बताओ। इन हाउ मेनी वेज ही कैन प्लान हिज कंप्लीट जर्नी, ठीक है। कंप्लीट जर्नी, तो इसका मतलब ये है कि वो कैसे अपना कंप्लीट जर्नी प्लान कर सकते हैं। मतलब वो कोलकाता में बैठ के सोच रहे हैं कि हम कौन सा ट्रेन या बस से आसनसोल जाए, फिर कौन सा ट्रेन या बस लेके हम, मतलब कौन सा ट्रेन या बस से, बस के थ्रू से हम फिर कोलकाता रिटर्न आए। मतलब वो दोनों चीज सोच रहे हैं। जैसे मान लो तुम लोग कहीं घूमने जाते हो तो रिटर्न टिकट भी करते हो, जाने वाला टिकट भी करते हो, एक ही साथ करते हो ना। अगर दूर जाते हैं हम लोग जहाँ रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है तो हम लोग करते हैं। और ये देखो ये दूर उतना भी नहीं है, फिर भी रिजर्वेशन तो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये देखो, तो रिजर्वेशन करते हैं तो हम लोग रिटर्न जर्नी का भी कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने बोला कंप्लीट जर्नी, तो इनका कंप्लीट जर्नी कैसे हो सकता है अगर ये ही पूरा चीज रह रहा है, जाने का ये ऑप्शन और आने का ये ऑप्शन रह रहा है। तो बोलो ये अपना कंप्लीट जर्नी कैसे प्लान कर सकते हैं? कौन से ट्रेन से जाए, कौन से बस से आए, या फिर कौन से बस से जाए कौन से बस से आए, क्या कर सकते हैं बोलो? ম্যাম ৮টা ওয়ে আছে তাহলে। 8?
कैसे? যাওয়ার 5 আর আসার 3টে। अच्छा ठीक है, देखो लिख के दिखाते हैं। देखो वो क्या क्या कर सकते हैं, देखो वो जाने के टाइम B1 बस ले सकते हैं, या फिर B2 बस ले सकते हैं, या B3 बस ले सकते हैं, T1 ट्रेन ले सकते हैं, T2 ट्रेन ले सकते हैं। ये हो गया उनका जाने का जर्नी। ठीक है, रिटर्न किस तरीके से हो सकते हैं? B4 बस से आ सकते हैं, B5 बस से आ सकते हैं, T3। अब इनको प्लान करना है कौन सा ऑप्शन वो लेंगे। ठीक है, तो बोलो वो कौन कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं। पहला बात है वो B1 बस से जा सकते हैं और B4 से आ सकते हैं, या फिर देखो B1 का ही देखो कितना सारा होगा। B1 से जाएंगे, B5 से आ जाएंगे, B1 से जाएंगे, T3 से आ जाएंगे। क्या ये सब ऑप्शन नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट इनका जर्नी अगर यहां से लेते हैं तो ये B2 बस से जा सकते हैं, B4 से रिटर्न आ सकते हैं, B2 बस से जा सकते हैं, B5 से रिटर्न आ सकते हैं, B2 बस से जा सकते हैं, ट्रेन 3 से रिटर्न आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये B3 से देखो, B3 बस से गए, B4 बस से आ गए। ये एक सोच सकते हैं, उनके पास ये एक ऑप्शन है। B3 बस से गए, B5 से रिटर्न आ गए, B3 बस से गए, T3 से रिटर्न आ गए। ठीक है, और क्या हो सकता है? ट्रेन से गए, बस से आए। ठीक है, ट्रेन से गए, बस से आए, ट्रेन से गए और ट्रेन से ही आ गए। ठीक है, फिर ऐसा ही ऑप्शन होगा, ट्रेन 2 से चले गए, बस 4 से रिटर्न आ गए, ट्रेन 2 से गए लेकिन बस 5 से आए, ट्रेन 2 से गए, ट्रेन 3 से आ गए। तो कितना सारा उनके पास अपना जर्नी कंप्लीट करने का कितना ऑप्शन हो गया? 1 2 3 4 5 15 15 टोटल करो। 15 1 2 3 करके मैंने 1 2 3 4 5 बार लिखा ना, मैंने इसीलिए इस तरह से लिखा। देखो टोटल 15 है। इसका मतलब यहाँ कितने सारे ऑप्शंस थे? 5। यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस थे? 3। तो एक्चुअली दोनों का क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर कोई भी दो चीज हमें एक साथ प्लान करना है, ठीक है, मतलब साइमल्टेनियसली प्लान करना है, हमें एक साथ प्लान करना पड़ेगा ना अपना कंप्लीट जर्नी का। मतलब ये नहीं सोच सकते ठीक है आसनसोल पहुंच के देखेंगे किससे रिटर्न आएंगे। अगर हम लोग प्लान करके जा रहे हैं कि हम लोग कंप्लीट जर्नी कैसे करेंगे, तो उसका इतना सारा ऑप्शन, ये देखो प्रैक्टिकली हो रहा है। अगर हमारे पास सच में ऐसे ऑप्शन हो तो हम लोग इसी तरह से अपना दिमाग लगाएंगे कि इस बस में चले जाए, उस बस से आ जाए। ठीक है, तो ऐसे खुद अगर लिख लिख के देखोगे तो इतने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल्स हमें क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल्स। इफ both things to be done together, then total way is equal to m into n। ठीक है, m into n, देखो m तरीका और यहाँ पर n तरीका, तो कंप्लीट जर्नी करने का m क्रॉस n, यानी ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा कंसेप्ट लग गया? एंड। जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स में और का मतलब होता है ऐड। ठीक है, और मतलब ये देखो, और तो प्रैक्टिकली समझ में ही आ रहा था ना, या तो B1 से चले जाओ, या फिर का मतलब ही तो इंग्लिश में और हो गया ना। तो या तो B2 से चले जाओ, B3 से चले जाओ, T1 से चले जाओ, T2 से चले जाओ। और आने के टाइम पे हमें ऐसे सोचना पड़ेगा B1 और B1 एंड एक्चुअली B1 के साथ B4, मतलब या तो बस 1 से जाओ और बस 4 से आओ, या तो बस 1 से ही अगर जाना है तो बस 5 से भी आ सकते हो। बस 1 के साथ साथ ट्रेन के बस 1 लेते हो और ट्रेन 3 लेते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे इतने सारे। ये देखो ये मतलब ये जो है ये कंप्लीट जर्नी है, हर एक कंप्लीट जर्नी है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें लेना है वो बात अलग है। ठीक है, ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन अवेल करेगा मिस्टर एक्स। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट ऑप्शन उसे लेना पड़ेगा क्योंकि वो अपना कंप्लीट जर्नी के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। और ये कौन सा फंक्शन हो गया? एंड फंक्शन। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड क्योंकि हमें जाना है और आना है। ठीक है, एंड जाने के साथ साथ आना भी तो है, साथ मतलब एंड।
ठीक है, साथ एक साथ यानी कि एंड, तो हमें जाना और आना दोनों को ही प्लान करना था। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स और एडिशन रूल्स जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ये मैंने बताया। अभी मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ सिखाया नहीं है, ठीक है, मैंने जस्ट ये फंडामेंटल प्रिंसिपल तुम लोगों को बताया है। और कॉम्बिनेशन तो हम लोग बाद में करेंगे, फर्स्ट हम लोग परमुटेशन ही करेंगे। लेकिन आज मैंने जस्ट ये बताया जहां पर परमुटेशन का बेसिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आज कुछ नहीं बता रहे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्स में परमुटेशन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। मैम